नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, हम आज से आपके लिए एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मध्य प्रदेश का सफरनामा। ये कार्यक्रम पूरी तरह मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी की किताब राजनीति नामा मध्य प्रदेश पर आधारित है। दीपक तिवारी जी ने जो किताब लिखी है राजनीति नामा मध्य प्रदेश, उसमें उन्होंने 1956 से लेकर 2003 तक के मध्य प्रदेश के बारे में और राजनीति के बारे में उल्लेखित किया है। चलिए जानते हैं सबसे पहले एपिसोड में कि मध्य प्रदेश कैसे बना। 1 नवंबर 1956 को जिस समय मध्य प्रदेश का जन्म हुआ वे अमावस्या की रात थी। राज्यपाल डॉक्टर भोगूराज सीतारामैया जब आधी रात को पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल को लालकोठी कहे जाने वाले आज के राजभवन में शपथ दिला रहे थे, तभी किसी ने उन्हें याद दिलाया कि आज तो अमावस्या की रात है। शपथ ले रहे शुक्ला पहले तो थोड़ा असहज हुए, फिर बोले, पर इस अंधेरे को मिटाने के लिए हजारों दिए तो जल रहे हैं। वे शपथ वाली रात दीपावली की भी रात थी। अमावस्या की रात को कुछ असर था या नहीं कौन जाने। इसे विधि का विधान ही कहा जाएगा कि उस दिन के ठीक 2 महीने बाद 31 दिसंबर 1956 को रविशंकर शुक्ल चल बसे। वे दीपावली उनकी आखिरी दीपावली बन गई। 1 नवंबर को शपथ वाले दिन ही 80 साल के शुक्ल उसी शाम को पुराने मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर से भोपाल जीटी एक्सप्रेस के प्रथम श्रेणी के कूपे में बैठकर भोपाल पहुंचे थे। उनका जगह जगह पर स्वागत हुआ। इटारसी रेलवे स्टेशन पर शुक्ल का ऐतिहासिक अभिनंदन भी किया गया। जब वे भोपाल पहुंचे तो स्टेशन से उन्हें जुलूस की शक्ल में ले जाया गया। नागपुर राजधानी में रविशंकर शुक्ल सन 1946 से मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री के रूप में रह रहे थे। ये प्रदेश जिसमें विदर्भ के कई जिले शामिल थे, आजादी के पहले सेंट्रल प्रोविंस और बरार के नाम से जाना जाता था। 1 नवंबर 1956 को ही शुक्ल के शपथ लेने के पहले राज्यपाल सीतारामैया को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हिदायतुल्लाह ने शपथ दिलाई। इसके पहले सीतारामैया रविशंकर शुक्ल के साथ नागपुर में भी राज्यपाल थे। पहले मंत्रिमंडल में 12 कैबिनेट और 11 उपमंत्री बने। मध्य प्रदेश के जन्म का विचित्र संयोग। मध्य प्रदेश का जन्म एक विचित्र संयोग था। यहाँ के रहने वालों ने कभी किसी ऐसे प्रदेश की मांग नहीं की थी, लेकिन जब आंध्र प्रदेश में दिसंबर 1952 में श्री रामालू नाम का एक व्यक्ति तेलुगु भाषी राज्य की मांग को लेकर भूख हड़ताल करते हुए मर गया और उसके बाद जब आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, तब देश के बाकी इलाकों में भी भाषाई आधार पर राज्य की मांग करने लगे। कांग्रेस पार्टी, जो कि सन 1920 से भाषाई आधार पर राज्यों को बनाने की बात कर रही थी, आजादी के बाद बदल गई थी। ऐसा उसने 1948 के एस के घर कमीशन की सिफारिश पर किया। लेकिन जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मराठी भाषा के लोगों के लिए महाराष्ट्र राज्य की मांग की और आंध्र प्रदेश की घटना हो गई, तब सुप्रीम कोर्ट के जज सर सैयद फजल अली की अध्यक्षता और कवालम माधव पर्णिकर व डॉक्टर हृदय नारायण कुंजरू की सदस्यता में राज्य पुनर्गठन आयोग सन 1955 में बना दिया। आवेदनों पर विचार किया। ये मेमोरेंडम व्यक्तियों और संस्थाओं ने दिए थे। आयोग 104 स्थानों पर गया और 38,000 मील लंबी यात्रा भी की। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी 268 पृष्ठों की रिपोर्ट में भाषाई आधार पर 16 राज्य और 3 केंद्र शासित राज्यों की सिफारिश की। मध्य प्रदेश के संबंध में आयोग ने केवल इतना किया कि जो छोटे राज्य थे और बाकी के राज्यों से बचे हिस्से को जोड़कर नया राज्य बना दिया। इस तरह पुराने मध्य प्रदेश के महाकौशल, छत्तीसगढ़ के 14 जिले,
विंध्य प्रदेश, मध्य भारत, भोपाल राज्य और राजस्थान की सिरोंज तहसील की अदला बदली मंदसौर के सुनेल टप्पा से करके नया प्रदेश बना दिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने जब राज्य का नक्शा देखा तो कहा, यह क्या ऊंट की तरह दिखने वाला राज्य बना दिया। उस दौर में हिंदू महासभा ने नए मध्य प्रदेश के निर्माण का विरोध किया। इधर उधर से काट छाट करके जो प्रदेश बना, वे लोगों को अपना प्रदेश सही मायनों में आज तक नहीं बन पाया। इसलिए सन 2010 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अभियान चलाया, आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश, जो भावनात्मक एकता के लिए एक प्रयास था। क्योंकि जब बिहार के निवासी बिहारी, राजस्थान के राजस्थानी, पंजाब के पंजाबी और उड़ीसा के उड़िया हो सकते हैं, तो यहाँ के लोग रिवाड़ी, मालवी, बुंदेलखंडी, निमाड़ी क्यों रह गए। ऐसा आज भी माना जाता है कि सन 1956 की भौगोलिक एकता भावनात्मक रूप में परिवर्तित नहीं हो पाई। राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी इस बात को अपनी रिपोर्ट में लिखित किया था। छत्तीसगढ़ का गठन अन्य कारणों के अलावा शायद इसी भावनात्मक एकता की कमी के कारण हुआ। गुना से हिंदू महासभा के सांसद विष्णु घनश्याम देशपांडे ने संसद में नए राज्य का विरोध किया। पुनर्गठन की बहस में बोलते हुए उन्होंने कहा, अगर कोई एक प्रांत है जिसका अपना जीवन नहीं है, लाइफ ऑफ इट्स ओन नहीं है, तो वे है मध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश, जो आजादी के पहले बघेलखंड और बुंदेलखंड के रूप में देश में जाना जाता था, मूलतः 35 राज्य रजवाड़ों का एक समूह था। आजादी के बाद जब सरदार पटेल ने नए देश का निर्माण शुरू किया, तो उन्होंने अलग राज्य विंध्य प्रदेश का गठन किया। नए प्रदेश का उद्घाटन केंद्रीय लोक निर्माण मंत्री विभाग NV गाडगिल ने सन 1948 में किया। ये राज्य शुरू से ही विवादों में रहा और सन 1951 तक विंध्य प्रदेश सीमा निर्धारण के विवादों के कारण केंद्र के नियंत्रण में रखा गया। बाद में सन 1951 के अंत में इसे विधिवत विधानसभा व मंत्रिमंडल बनाने की इजाजत मिली। यह राज्य कुल 5 साल ही चल पाया और सन 1956 में मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। उसी तरह मध्य भारत राज्य में इंदौर व ग्वालियर रियासतों के अलावा 25 और रियासतें थीं। शुरू से ही मध्य भारत में राज प्रमुख के पद को लेकर विवाद था, किंतु बाद में सरदार पटेल के हस्तक्षेप से ग्वालियर के महाराजा जीवाजी राव सिंधिया को राज प्रमुख बनाया गया और इंदौर के यशवंतराव होलकर को उपराज प्रमुख। सन 1948 में जवाहरलाल नेहरू ने जब मध्य भारत का उद्घाटन किया, तब भी दोनों महाराजाओं के बीच भीषण मनमुटाव था। यह राज्य देश का एक धनी प्रदेश माना जाता था। सन 1956 में जब मध्य प्रदेश बनने लगा, तब मध्य भारत को इसमें मिलने की इच्छा नहीं थी। यहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री तखतमल जैन, जो विदिशा के रहने वाले थे, इस बात के विरोधी थे कि मध्य प्रदेश को गरीब राज्यों से जोड़ा जाए। विदिशा में उन दिनों मद निषेध था। तखतमल जैन का मानना था कि मध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य के मिलने से मध्य भारत की पहचान समाप्त हो जाएगी। चूंकि मध्य भारत पहले से ही काफी विकसित राज्य था, इसलिए उनका मानना था कि उसकी कीमत पर विंध्य, बुंदेलखंड, महाकौशल और छत्तीसगढ़ जैसे अविकसित इलाकों की तरक्की करेंगे। यह धारणा कुछ हद तक सही भी थी, जो आज तक मालवा के नेताओं के बीच चलती रहती है। इन 4 राज्यों में सबसे छोटा भोपाल था, पर अपने शासक नवाब हमीदुल्लाह के बगावती तेवरों की वजह से सबसे चर्चित था। आजादी के 1.5 वर्ष बाद तक नवाब ने भोपाल रियासत का विलय भारत संघ में नहीं किया था। सरदार पटेल और नेहरू के बहुत दबाव के बाद वे भारत में विलय और राज्य में एक जनता की चुनी हुई लोकप्रिय सरकार को बनाने पर राजी हुए। तब भोपाल में 30 सदस्यीय विधानसभा का डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया और निर्माण हुआ। और इन 4 राज्यों के विलय में सबसे बड़ी समस्या भावनात्मक एकीकरण की थी। मध्य भारत के राज प्रमुख सिंधिया व उप प्रमुख होलकर ने इस बात को खास तौर से उठाया।
जिस भावनात्मक एकीकरण की चिंता सन 1956 में हो रही थी, उसकी चिंता आज भी जारी है। मध्य भारत के 16 जिले और 80 लाख की आबादी को नागपुर, विदर्भ के 8 जिलों में मिलाना राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के भी विपरीत था। आयोग ने तो अलग विदर्भ राज्य की ही सलाह दी थी, पर उस समय इंदौर और ग्वालियर के झगड़े से निपटने के लिए पूरे मध्य भारत राज्य को एक नए राज्य में विलीन कर दिया गया। तत्कालीन महाकोशल कांग्रेस कमेटी ने विधिवत प्रस्ताव देकर उत्तर प्रदेश वाले बुंदेलखंड के 4 जिले झांसी, बांदा, हमीरपुर और जालौन को मध्य प्रदेश में मिलाने तथा मध्य भारत के ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड और मुरैना को उत्तर प्रदेश के साथ अदला बदली की बात कही थी। कुछ का मानना था कि मध्य प्रदेश के जिलों को छोड़कर विंध्य प्रदेश के सतना, सीधी, रीवा और शहडोल को उत्तर प्रदेश में शामिल किया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत के विरोध के चलते बुंदेली बोलने वाले झांसी, बांदा, जालौन, हमीरपुर और ललितपुर मध्य प्रदेश में शामिल नहीं हो पाए। हालांकि आयोग के सदस्य पढ़नीकर पंत के विरोध में थे और उन्होंने अपने विरोध को रिपोर्ट में भी दर्ज किया। नए राज्य मध्य प्रदेश में जोड़े गए 4 राज्यों में यूं तो सरकारें कांग्रेस की ही थी, लेकिन सुगठित राज्य केवल मध्य भारत ही था, क्योंकि इसमें ग्वालियर जैसी धनवान रियासत थी। आजादी से पहले ग्वालियर नरेश जीवाजीराव सिंधिया ने अंग्रेजों की मदद से अपनी रियासत में काफी विकास कार्य करवाए थे। बांधों, नहरों का जाल तथा रेलवे जैसी सुविधाएं ग्वालियर के पास वहां के राजा की बदौलत ही थी। जीवाजीराव सिंधिया निजी तौर पर एक अक्खड़ व्यक्ति माने जाते थे, लेकिन सामाजिक दृष्टि से वे बहुत सुलझे हुए थे। ग्वालियर में मध्य भारत के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित आम सभा में सरदार पटेल ने कृष्णन मेनन की उपस्थिति में महारानी विजयराजे सिंधिया को मंच पर श्रीमती सिंधिया के उद्बोधन से संबोधित कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। ऐसा कर उन्होंने आने वाले लोकतांत्रिक समय की तैयारी भी शुरू कर दी थी। जब इन राज्यों को मिलाकर सन 1956 में नया मध्य प्रदेश बनाया गया तो रविशंकर शुक्ल, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्हें मुख्यमंत्री मानने में किसी को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश 4 राज्यों में सबसे बड़ा था और शुक्ल भी सभी मुख्यमंत्रियों से उम्र में ज्येष्ठ थे। उस समय विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शंभुनाथ शुक्ल थे, भोपाल के डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा और मध्य भारत के तखतमल जैन। पुनर्गठन की चर्चाओं के दौरान इन सब मुख्यमंत्रियों की बैठक जबलपुर में हो चुकी थी। जब राज्य बनना तय हो गया तब अक्टूबर में 4 राज्यों के सभी कांग्रेसी विधायकों की संयुक्त बैठक नागपुर के विधानसभा भवन में की गई। बैठक में सर्वसम्मति से रविशंकर शुक्ल को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए यह प्रक्रिया आवश्यक होती है। नया राज्य बनने के बाद नई विधानसभा में मध्य भारत अपने आप को ठगा महसूस करता था। उसके मुख्यमंत्री तखतमल जैन, जो नए राज्य में दूसरे नंबर के मंत्री बनाए गए थे, कहते थे नए मध्य प्रदेश से मध्य भारत को कुछ लाभ नहीं हुआ। वे अक्सर कहा करते थे कि नया मध्य प्रदेश बनाया गया था, नए इलाके थे, उनमें इलाकों में ही क्या, हमारे यहाँ इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, मंदसौर में कितनी सारी टेक्सटाइल्स मिलें हैं, खाद्यान्न में भी हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इस क्षेत्र में शायद ही सूखा पड़ता है, फिर कपास, मूंगफली, तिलहन जैसी नगद फसलें भी यहाँ होती हैं। एक आत्मनिर्भर इकाई के साथ ये सरासर जाती है। राज्यों के विलीनीकरण के दौरान अंग्रेजों की प्रशासकीय इकाई सेंट्रल प्रोविंस और बरार को सन 1950 में मध्य प्रदेश बना दिया गया था। सेंट्रल इंडिया एजेंसी को मध्य भारत, विंध्य प्रदेश एवं भोपाल को राज्य बना दिया गया था, जहां निर्वाचित सरकारों ने पदभार भी संभाला हुआ था। विंध्य और भोपाल पार्ट सी स्टेट कहलाते थे, जबकि मध्य भारत पार्ट बी स्टेट था। सन 1950 के पहले विधानसभा के स्थान पर धारा सभा होती थी। तब धारा सभा के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था।
तो दोस्तों, आज के पहले एपिसोड में हमने बताया आपको कि मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, मध्य प्रदेश के गठन में क्या क्या दुश्वारियां आई, क्या क्या परेशानियां आई और किस तरह से इसका विलीनीकरण अलग अलग प्रदेश जो राज्य थे, प्रदेशों से अलग अलग जिले थे, उनका इसमें विलीनीकरण किया गया। आपको ये हमारा एपिसोड कैसा लगा, इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आपने अगर अपने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको अगले एपिसोड में बताने वाले हैं कि उस आदिवासी के बारे में जो जा तो रहा था नहाने लेकिन बन गया सांसद। ये एपिसोड भी आप ज़रूर देखिए और अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।